प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में अधिकतम अंक कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आपको पूरा का पूरा एक पेपर सोल्व करके बताया जाएगा, किस प्रकार से पेपर को हल करना है और कौन-कौन से सवालों के कितने-कितने शब्दों में उत्तर देना है, किस प्रकार के शब्दों को चयन करना है, शब्द शैली कैसी होनी चाहिए, तमाम आपको जानकारी देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। इस वीडियो में हम पूरी तरह से एक-एक शब्द पर हम पैटर्न पर हम बात करेंगे। प्रश्न पत्र को हल करने की प्रक्रिया जानेंगे कि प्रश्न पत्र हल कैसे किया जाए, जिससे हमारे अधिकतम से अधिकतम अंक प्राप्त हो सकते हैं। किस प्रकार से कौन-कौन से पेन उपयोग कर सकते हैं, इसके अलावा हम किस प्रकार को रिटर्न करना है, कैसे हमारी कॉपी में रिटर्न करना है, लघुरात्मक कैसे करना है, अति लघुरात्मक प्रश्नों का उत्तर कितने शब्दों में देना है, सभी तमाम शब्दों पर हम तथ्यों पर हम बात करेंगे इस वीडियो में, इस क्लास में। तो प्रिय विद्यार्थियों सबसे पहले बात करते हैं कि जैसे कि आपको पता है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने हमारा ब्लूप्रिंट जारी कर दिया है। तो सबसे पहले विद्यार्थी की ये होता है कि जो ब्लूप्रिंट है उसको एक बार अच्छी तरह से अवलोकन करें और अपने प्रत्येक सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट को ध्यान से देखें। क्योंकि जैसे अपन बात करते हैं हमारे सामने एक ब्लूप्रिंट है और इसके बारे में आप पहले हम बात करेंगे कि जैसे प्रश्न पत्र योजना 2024-25 और यहाँ पर कक्षा 12 का और विषय है राजनीति विज्ञान। और देखिए हमारे यहाँ पर जो अवधि मिलेगी वो 3 घंटा और 15 मिनट है। बहुत सारे विद्यार्थी इस 3 घंटा और जो 15 मिनट का जो समय होता है इसको व्यवस्थित तरीके से बाँटते नहीं हैं और इसकी वजह से वो अपने यहाँ पर जब एग्ज़ाम रिटन एग्ज़ाम होता है, उसके अंदर वो मात खा जाते हैं। क्योंकि या तो उनके प्रश्न छूट जाते हैं या वो प्रश्नोत्तरों का सही प्रॉपर हमारा नहीं दे उत्तर नहीं दे पाते हैं। अब होता क्या है साथियों, प्रिय विद्यार्थियों कि जैसे कि आप सोचते हैं कि कोई बहुत सारे बच्चे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर टॉप करते हैं और कुछ बच्चे उसी क्लास के रहते हैं लेकिन वो पिछड़ जाते हैं। ऐसा क्या खासियत होती है? खासियत प्रिय विद्यार्थियों शिक्षक हैं वो आपको समान रूप से पढ़ा रहा है, लेकिन होता क्या कमी क्या यहाँ पर आ जाती है कि कमी आती है कि आपकी स्मार्ट स्टडी नहीं होती है। स्मार्ट स्टडी का मतलब होता है आपने एक व्यवस्थित कार्यक्रम या एक व्यवस्थित टाइम टेबल नहीं बनाते हैं और उसी के कारण क्या होता है कि आप परीक्षा के अंदर मात खा जाते हैं और आपका ही साथी कुछ साथी हैं वो आगे निकल जाते हैं क्योंकि वो आपकी क्लास के हैं लेकिन उन्होंने अपने एक व्यवस्थित तरीके से टाइम टेबल बनाया है और व्यवस्थित तरीके से अपनी अध्ययन शैली को आगे बढ़ाया है, तभी जाकर वो हमारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर टॉप आता है। तो आज मैं ब्लूप्रिंट पर पूरी यहाँ पर चर्चा नहीं करूंगा लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दिया कि ब्लूप्रिंट का आप अवलोकन करें। देखिए हमारे पास समय है 3 घंटा 15 मिनट और इसको कैसे व्यवस्थित करना है वो आपको अच्छी तरह से बताना है क्योंकि इस पर हम एक और वीडियो बना चुके हैं और इसका जो पूर्णांक है वो 80 नंबर का है। ठीक है। अब हम बात करेंगे सिर्फ कि पेपर को कैसे हल करें। तो सबसे पहले मैं स्टेट लेवल का एक अभी जो अर्धवार्षिक का पेपर हुआ है राजनीति विज्ञान का और उस पेपर को हल करके आपके सामने दिखा रहे हैं कि प्रश्नों का उत्तर लिखने का ढंग कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं एक प्रश्न पत्र जो है राजनीति विज्ञान का आपके सामने ये आ चुका है। इसमें लिखा हुआ है अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25। अब देखिए बहुत सारे विद्यार्थी और साथी सोचते होंगे कि प्रश्न पत्र को कैसे करें। ध्यान रखना देखिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो अपन ब्लूप्रिंट देखते हैं साथियों, तो यहाँ पर देखिए इस ब्लूप्रिंट में हमारा जो प्रश्नों पेपर देखते हैं, इस पेपर को देखिए गौर से देखिए कि यहाँ पर समय लिखा हुआ है 3 घंटा और 15 मिनट और पूर्णांक लिखा हुआ 80 मिनट। ठीक है। और यहाँ पर साफ साफ लिखा है परीक्षार्थियों के लिए परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन लिखें और उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखें, जिन्हें प्रश्नों में आंतरिक खंड और सभी के उत्तर एक साथ लिखें। कई विद्यार्थी इन शब्दों को पढ़ते ही नहीं है। प्रश्न पत्र का उत्तर लिखने से पूर्व का क्रमांक अवश्य लिखें और प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी में रूपांतरण किसी भी प्रकार की त्रुटि या अंतर या विरोधाभास न हो। इसके अलावा प्रश्न क्रमांक 14 और 20 में आंतरिक विकल्प दिया हुआ है। ये तमाम तथ्यों को पढ़ना है साथियों। देखिए यहाँ पर साफ लिखा हुआ प्रश्न पत्र में हिंदी और अंग्रेजी में रूपांतरण में किसी भी प्रकार की त्रुटि या विरोधाभास होने पर हिंदी भाषा को ही प्रश्न मान्य वैलिड होगा। यदि अंग्रेजी में मिस प्रिंट आ गई है तो गलती मान्य नहीं होगी। साफ साफ लिखा हुआ है
अब बात करते हैं साथियों, जैसे कि हमारा जो प्रश्न पत्र होता है उसको सबसे पहले हमारी जो जैसा पेपर दिया हुआ है हमारे को उसी अकॉर्डिंग चलना है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्रश्न पत्रों की प्रश्नों की संख्या अधिक है। तो साफ साफ सबसे पहले क्या करें कि हमारा जो खंड ए है ये स्टार्ट करें। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूं कि जैसे हमारे सबसे पहले खंड ए स्टार्ट करें और इस तरह से बड़ा बड़ा लिखें। अब बड़ा बड़ा लिखने से क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों कि यहाँ पर जो एग्जामिनर है उसके दिमाग के अंदर सबसे पहले ये दिमाग में बनेगी कि ये विद्यार्थी खंड ए यहाँ से शुरू कर चुका है और उसको प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न की यहाँ पर शुरुआत कर रहा है। अब पहली थोड़ी कुछ बातों पर और बात कर लेते हैं कि एक तो आपको यहाँ पर ब्लैक पेन और ब्लू पेन का ही उपयोग करना है, रेड पेन और किसी भी प्रकार के और पेनों का प्रयोग नहीं करना है। कोई भी चमकीले पेन का प्रयोग नहीं करना है, ओनली फॉर ब्लू और ब्लैक पेन का उपयोग कर सकते हैं। अब ब्लू पेन और ब्लैक पेन का प्रयोग कहाँ करना है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, ब्लैक पेन का प्रयोग जहां पर जैसे कोई चीज को हाईलाइट करना है या अंडरलाइन करना है या कुछ टॉपिक्स या आपका सब टाइटल देना है तो वहां पर आप ब्लैक पेन करिए। बाकी पूरी की पूरी कॉपी के अंदर आप ब्लू पेन का ही उपयोग करना है। अब प्रिय विद्यार्थी यहाँ पर बात करते हैं कि जैसे आप यदि ब्लू और ब्लैक पेन का उपयोग करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपकी कॉफी में काफी इफेक्ट पड़ता है। एग्जामिनर बहुत अच्छे से आपकी कॉफी को, आपका प्रभावशाली एक लिखने का तरीका होता है तो उससे क्या होता है कि एग्जामिनर आपसे प्रभावित होता है कि बच्चे की जो लिखने की शैली है बहुत ही अच्छी है। और इससे क्या होता है कि वो नंबर आपको एक दो मार्किंग आपकी और ज्यादा पॉजिटिव रेस्पॉन्स आता है। क्योंकि यदि उसको पढ़ने के लिए आपने यदि जो उत्तर दिया है उत्तर को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया है तो क्या होता है, एग्जामिनर ऑटोमेटिक आपको नंबर ज्यादा देने का पूरा प्रयास करता है। क्योंकि आपके आपकी जो प्रश्नों की लिखने की जो थ्योरी होती है उसके पॉजिटिव माइंड उनके एग्जामिनर के पॉजिटिव माइंड को प्रभावित कर चुकी हैं और उसी हिसाब से वो उसके हिसाब से आपके नंबरों को ज्यादा से ज्यादा खींचने की आपकी क्षमता आपके हेड राइटिंग के अंदर और आपको लिखने की शैली के अंदर है। आप किस प्रकार से अपने प्रश्नों के उत्तरों को किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये आपको बहुत बड़ा मायने रखता है। तो यहाँ पर आपको पूरा का पूरा प्रोसेस बताया जाएगा कि कैसे आपको रिप्रेजेंट किया जाएगा। जिस प्रकार से यहाँ लिखना पूरा लिखा गया है कि वास्तव में कैसे प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। जहां पर जो टॉपर बच्चे होते हैं वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर टॉप आते हैं वो किस प्रकार की शैली अपनाते हैं। मैंने कई हमारे बहुत सारे जो टॉपर हैं उन विद्यार्थियों की कॉपियों को एनालिसिस करके आपके सामने ये रिप्रेजेंट करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। अब बात करते हैं प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि आप एग्जामिनर में हमारे पेपर में जो है कि लगभग हमारे प्रत्येक पेपर में 50 के लगभग, जैसे अपन बात करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, वन लाइनर सवाल, इसके अलावा रिक्त स्थान, इसके अलावा अपन बात करते हैं टू शब्दों वाले सवाल, टोटल बात करते हैं तो टोटल 50 सवाल के आसपास हो जाते हैं। तो अब क्या होता है कि आप यदि मान लीजिए कि इनको सवालों को आगे पीछे कर दिया तो एग्जामिनर को बड़ी असुविधा होती है। उसको कॉपी चेक करने में, जैसे मान लीजिए कि आप कॉपी, एक एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में आधा घंटा लगता है मान ले लेते हैं। तो यदि आपकी कॉपी में आपने प्रश्नों को इधर उधर लिख दिया तो हर बार एग्जामिनर क्या करेगा, पेपर में देखेगा, फिर आपका प्रश्न को ढूंढेगा, फिर उत्तर को ढूंढेगा। तो उससे क्या होता है, वो इरिटेट हो जाता है। इरिटेट हो जाता है तो गुस्से में आकर वो हो सकता है कि आपके नंबरों की, जहां पर आपको अच्छा लिखने का प्रयास किया वहां पर नंबर आपको कम दे दे। तो ऐसा तो आपको एग्जामिनर के लिए भी क्या बनाए, आप सहूलियत बनाइए, क्या बनाए, पेपरों को एक सिस्टमेटिक ढंग से करते जाइए। आप जैसे मान लीजिए कि आप पेपर में पहला सवाल लेते हैं, जैसे खंड ए ले लिया और उसमें आपने हेडलाइन डाल दी, देखिए यहाँ पर बड़ा बड़ा लिख दिया वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिखते ही वो एग्जामिनर के दिमाग में ये बन चुका है कि यहाँ पर विद्यार्थी ने वस्तुनिष्ठ प्रश्न शुरू किया है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपने ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि जैसे पहला सवाल आया, किस देश में खुले द्वार की नीति अपनाई, प्रश्न लिखा हुआ है। यहाँ पर चाहे तो आप ऑप्शन भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर यदि यदि ये चीन आपने लिखा तो उसका मतलब होता है कि एग्जामिनर क्या करता है, ए बे से दे ये नहीं रटता है, वो देखता है कि इसका इस प्रश्न का उत्तर क्या है, चीन। चीन उसके दिमाग में, तो उसको क्या कर दिया, वो पेपर को वापस बार बार दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो वो क्या करेगा कि इसमें ए सही है या बे सही है या दे सही है या से सही है, ऐसे देखेगा। तो वो बार बार पेपर में देखेगा, वापस कॉपी में देखेगा, तो वो ज्यादा कंफ्यूजन होगा। इससे बजाय आपने उत्तर लिख दिया चीन,
तो यह उसके लिए सुविधाजनक हुआ। और चीन उत्तर लिखते ही उसने इसमें एक और ऑप्शन कर सकते हैं कि जैसे इसका मान लिया चीन का है, तो आप यहाँ पर जैसे ए आ रहा है तो ए भी लिख दीजिए, साथ में चीन भी लिख दिया, ए भी लिख दिया। तो ये क्या हुआ कि उसके लिए सहूलियत हो गई कि उसने देखते ही, चीन ने देखते ही वहां पर आपको एक नंबर यहाँ पर उसने रिप्रेजेंट कर दिया। इसी प्रकार से आपने अगला सवाल किया और उसने लिखा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945। ये इस प्रकार से लिख दिया। तो 24 अक्टूबर 1945 को यहाँ पर मैं पूरे राजनीति विज्ञान का जो पेपर है वो पूरी तरह से हल करके बता रहा हूँ, जिससे राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को लाभदायक होगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर 24 अक्टूबर 1945 को यहाँ पर बता दिया आपने, 24 अक्टूबर 1945 हो गया। उसके बाद आपने बात करी प्रिय विद्यार्थियों, जैसे अगला सवाल आया कि भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो सन 1956 में। तो यहाँ पर देखिए, आपको यदि कोई विद्यार्थी को यदि सवाल नहीं आता है तो क्या करे कि प्रश्न लिखा, उत्तर खाली छोड़ दीजिए। आपको पता है कि एक लाइनर का सवाल है या वन शब्द का सवाल है, तो एक लाइन खाली छोड़ दीजिए, अगले सवाल की ओर बढ़ जाइए। अपने समय को मत गवाइए, समय को बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। और एक एक लाइन बीच में छोड़ते जाइए, जिससे क्या होता है, एग्जामिनर को साफ शब्दों में दिखाई देने का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो ये भी बहुत अच्छा प्रभाव है। अब अगला सवाल देखिए, बात करते हैं, जैसे भारतीय जनसंघ के संस्थापक हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अब अगले सवाल की बात करते हैं, जैसे पांचवा सवाल आ चुका है, और घेर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? राम मनोहर लोहिया ने। ठीक है, ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किस राज्य से है? पंजाब से। ठीक है, इस प्रकार से आप सवालों की ओर क्रम से बढ़ रहे हैं, तो एग्जामिनर को बड़ी सहूलियत होती है कि वो तुरंत नंबर देखता हुआ जाता है, और उसको लिए आपने बहुत सुविधाजनक उत्तर देने का पूरा प्रयास किया। दक्षिण में सदस्य देशों में किस वर्ष दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र में समझौते पर हस्ताक्षर किए? सन 2004 में। मैं आपको पूरे के पूरे पैटर्न बताऊंगा कि वन लाइनर और अति लघुरात्मक प्रश्नों के उत्तर कितने शब्दों में देना है, कैसे देना है, इस प्रकार से बात करेंगे। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? सन 1974। रियो डी जनेरिया में किस देश को शहर है? ये ब्राजील के अंदर है। ठीक है, और इस प्रकार से हमारा ये भारत में नियोजन प्रक्रिया की प्रेरणा किस देश से ली गई है? सोवियत संघ से। बांडुंग सम्मेलन कब हुआ था? सन 1955 में। और गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रणेता कौन है? पंडित नेहरू, नासिर और मार्शल टीटो। बहुजन शब्द के लिए किसके इस्तेमाल किया गया है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग। ठीक है, तो इस प्रकार से ये देखिए, टोटल हमारे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न उत्तरी हो चुकी है। तो इसका क्या हुआ कि इसमें सीधा सीधा आपको पता चल गया कि यहाँ पर प्रश्न लिखा और इसको उत्तर दे दिया, एक एक शब्द के उत्तर है यहाँ पर। ठीक है, एक एक शब्द के उत्तर दिखाई दे रहे हैं, एक एक शब्द हो रहा है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा आसान आप दे दिया, तो एग्जामिनर के लिए क्या हो गया? सुविधाजनक हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे रिक्त स्थान वाले, यहां से पता चल गया, आपने बड़े ब्लैक पेन से लिख दिया, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये आपको रिक्त स्थानों की जो पूर्ति है, ये ब्लैक पेन का प्रयोग करना है। अब यहां पर आपको 2 नंबर सवाल हो गया, और इसमें आपने रोमन संख्या में पहला सवाल लिख दिया कि 1960 में विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान ने सिंधु नदी जल, ये आप ब्लैक पेन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए। चाहे तो वापस पूरा पूरा प्रश्न भी लिख सकते हैं, और चाहे तो आप यहाँ पर सिंधु जल भी लिख सकते हैं, प्रश्न 1 सिंधु जल। तो उसको पता चल जाएगा इस सवाल में सिंधु जल नदी ये ऑप्शन है, क्योंकि एग्जामिनर को ये सवाल रट जाते हैं दिमाग के अंदर। ठीक है, लेकिन रटना कैसे है? आपको सिस्टमेटिक ढंग से लिखोगे तो सुविधाजनक होगा। 2 नंबर लिखा, उसमें लिखा कि श्रीलंका में राजनीति में सिहेली समुदाय का प्रभाव रहा। तीसरा सवाल है, पारंपरिक सुरक्षा नीति का एक तत्व शक्ति संतुलन रहा। भारत में क्यूटा प्रोटोकॉल 2002 में हस्ताक्षर किए, भारत ने क्यूटा प्रोटोकॉल पर 2002 में। तो ये 2002 जो लिख रहे हो आप, ब्लैक पेन का प्रयोग कर सकते हो। जो जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं इसको आप ब्लैक पेन का प्रयोग कर सकते हो, बाकी को ब्लू पेन से। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, मंडल आयोग का सिफारिश 1990 के अंदर, ठीक है, लागू किया गया था। नेहरू जी ने की मृत्यु के समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? के कामराज थे। और इस प्रकार से हमारे यहाँ पर देखिए 7 प्रश्न पूरे हो चुके हैं, पूरे हो चुके हैं।
अब हमारे आते हैं अति लघुरात्मक। अब देखिए प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान रखना, एक हमारी सबकी हैंडराइटिंग होती है वो अलग अलग होती है। तो आपको क्या करना है, पहले से ही प्रैक्टिस कर लेनी है। प्रैक्टिस क्या करनी है कि किस कि हमारा अति लघुरात्मक, लघुरात्मक प्रश्नों की जो संख्या आती है वो शब्दों में देनी है। तो आपको यहाँ पर देखिए शब्द दे रखे हैं, आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर आगे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है बाकायदा कि शब्दों के अंदर उत्तर देना है। जैसे जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में दीजिए। तो इसका मतलब ये है कि अति लघुरात्मक जो प्रश्न है उनको एक शब्द में या एक पंक्ति में देने हैं। अब मान ले जाए कि कोई विद्यार्थी यहाँ पर 40 लाइनें लिख दे या 10 लाइनें लिखे उस प्रश्न का उत्तर, तो क्या उसका औचित्य रहेगा? नहीं रहेगा, तो समय को बर्बाद कर देगा। तो यहाँ पर अपने को ध्यान रखना है कि वो प्रत्येक जो विद्यार्थी है वो सिर्फ जितना उत्तर पूछा जाता है उतने ही उत्तर देने का प्रयास करिए, जिससे हमारे की समय की बचत होगी। कई कई बार विद्यार्थी क्या करते हैं, प्रश्न तो है एक नंबर का, एक लाइन का, और लिख रहे हैं 4 लाइन। तो उससे क्या होगा कि एग्जामिनर हमारे को एक ही नंबर देगा। आप सोच रहे हो कि ये प्रश्न मुझे अच्छा आता है और इसमें मैंने 4 लाइन लिख दी तो मुझे ज्यादा नंबर देगा, नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है। आपको उसका सारांश जो मेन है, सार है वो प्रश्न का, जो पूछा गया सवाल वो ही देना है। अब जैसे मान लीजिए कि मैं कहता हूं कि ये सार्क का पूरा नाम लिखिए, यहाँ पर सार्क का पूरा नाम लिखना है। अब आपने सार्क का पूरा नाम लिखा, उसके साथ साथ सार्क देशों के नाम बता दिए। बताने का औचित्य नहीं है यहाँ सार्क देशों का नाम बताना नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो सार्क का नाम पूछा है वही बताना है, इसके अलावा नहीं बताना है, क्योंकि यहाँ पर एक ही लाइन का सवाल है। एक ही लाइन का सवाल है तो एक ही लाइन में उत्तर देना है। इसी प्रकार से अपन बात करते हैं, जैसे अगले वाले जो सवाल आएंगे अपन बात करते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है लघुरात्मक प्रश्न। तो लघुरात्मक प्रश्न में उत्तर सीमा लिख रखी है 50 शब्द। अब प्रिय विद्यार्थी, यहाँ पर 50 शब्द, वहां पर आप काउंटिंग नहीं कर सकते। तो इसमें हमारे को क्या करना है कि जो आप अपनी कॉपी है, अपनी बड़ी वाली जो रजिस्टर कॉपी है, उसके अंदर, कॉपी के अंदर आप क्या करें, प्रैक्टिस कर लें। प्रैक्टिस कैसे करें कि जैसे कोई भी लघुरात्मक प्रश्न उठाएं आपके पास, अपने गुरुजी से बात करिए और उसमें 50 सवाल का उत्तर देने का प्रयास करें। अब 50 शब्द को क्या करें, एक बार काउंट कर लें। काउंट कैसे करें कि मेरे 50 शब्द कितनी लाइनों में हो रहे हैं, क्योंकि सबकी अलग अलग हैंडराइटिंग होती है। अलग अलग हैंडराइटिंग के कारण किसी की छोटी हैंडराइटिंग होती है तो मान लीजिए कि उनके 3 ही शब्दों में, 3 ही लाइनों में 50 शब्द हो गए, और किसी के बड़े लाइन है, बड़े शब्द लिखे जाते हैं तो 6 लाइन में उनके 50 शब्द हो रहे हैं। तो इस वजह से आप अपनी काउंटिंग कर ले कि एक बार काउंटिंग कर ले, अब फिर आइडिया लगा लेंगे कि हमारे 4 लाइन बढ़ते ही हमारे 50 शब्द हो जाएंगे, मेरी 3 लाइन बढ़ते ही 50 शब्द हो जाएंगे। तो आपको आइडिया होते ही आप वहां पर एग्जाम में काउंटिंग नहीं करने बैठोगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार से काउंटिंग नहीं करें। आप वो लाइन को ध्यान में रखना है कि मैंने 6 लाइनें लिख दी, इसका मतलब मेरे 50 शब्द यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, आगे नहीं लिखना है क्योंकि मेरा समय व्यर्थ नहीं खोना है मुझे। इस प्रकार से, इसी प्रकार से अपन बात करते हैं आगे। जैसे हमारे बड़े वाले जो सवाल हैं उनकी शब्द सीमा है 100 है। तो यहाँ पर जैसे आपने पूरी जो रजिस्टर है उसके अंदर आप एक बार 2 बार प्रैक्टिस करें कि मेरे जैसे मान लीजिए कि इसमें कितनी 7 8 लाइनें बढ़ती है, 10 लाइनें बढ़ती है 100 शब्दों में, वो चेक कर ले। और यदि आपको पता चल गया कि मेरी 7 8 लाइनें भर रही है, और ये आपको 2 3 4 बार ट्राई करना है, फिर आइडिया लगेगा आपको कि मेरे 100 शब्द कितने शब्दों में, उनको एक बार काउंट कर ले, 1 2 बार काउंट करें। काउंट करेंगे पता चल जाएगा कि हमारी 100 शब्द इतनी लाइनों में हो रहे हैं, और उसी हिसाब से आपको क्या करना है, वहां पर आप एग्जामिनर के अंदर आप इतनी लाइनों को आप काउंट कर सकते हैं कि इतनी लाइनें भर गई, इसका मतलब मेरे 100 शब्द कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस प्रकार से आप आइडिया लगाइए, ठीक है। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, अगला जो पैटर्न की बात करते हैं, जो खंड है 250 शब्दों वाला, इसमें भी अपन 250 शब्दों को भी ध्यान रखें। और ये निबंधात्मक है, यहाँ पर खंड वाइज चलना है, ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों, निबंधात्मक प्रश्न है और यहाँ पर भी खंड वाइज चलना है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अति वैकल्पिक सवाल आएंगे तो इस पर ध्यान रखना, यहाँ पर प्रश्न को लिखना जरूरी है। इस पैटर्न में अंदर आपको ध्यान रखना विशेष रूप से कि आपको जो खंड दे रखा है इसके अंदर आपको प्रश्न लिखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये शीत युद्ध के समय भारत और सोवियत संघ के संबंधों का वर्णन कीजिए। और यहाँ पर देखिए दूसरा भी इसी से जुड़ा हुआ सवाल होता है। तो क्या होता है, एग्जामिनर को ये पता नहीं चलता कि आप किस प्रश्न का उत्तर दे रहे हो, तो आप क्या करो कि उस प्रश्न को एक बार लिख दे। यहाँ पर इस निबंधात्मक प्रश्न वाले पैराग्राफ के अंदर मैं आपको अवश्य ये सजेस्ट करूंगा
कि यहाँ पर आप उस प्रश्न को जरूर लिखें, क्योंकि यहाँ पर ये इससे जुड़ा हुआ ही सवाल आता है हमेशा। दोनों जो सवाल होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं, अथवा में अंदर जो भी आता है। तो एग्जामिनर आपकी लैंग्वेज से ये पता नहीं चल पाता है कि आप इसका उत्तर दे रहे हो या इसका उत्तर दे रहे हो ढंग से। ठीक है, तो आप अपने लिख दोगे तो एग्जामिनर के माइंड में बन जाएगा, अच्छा शीत युद्ध के बाद भारत सोवियत संघ के संबंधों का वर्णन कर रहे हैं, नहीं तो ये सोवियत खेमे के विघटन की घटना के चक्र में एक लेख लिखिए। इस प्रकार से थोड़ा सा एक्सप्लेन, कई विद्यार्थी ऐसा अच्छा तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कुछ अच्छे। तो यहाँ पर ये पेपर दो सवाल आते हैं 18 19, और इस प्रकार से दो सवाल हो गए। उसके अलावा जैसे राजनीति विज्ञान के अंदर आप मैप आता है, तो आप मैप को चॉइस कर लीजिए, चाहे तो ये वाला मैप को चॉइस कीजिए या ये वाला चॉइस कीजिए। जैसे इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात को दिखाइए, या आप चाहें तो यहाँ पर देखिए पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा और इन राज्यों को दिखाइए। लेकिन ध्यान रखना ऐसा नहीं कि दो दो लोगों को यहाँ, दो स्टेट यहां ले लिए और दो स्टेट ऐसे ले लिए, ऐसा करने से ही आपका प्रश्नों का उत्तर गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना। अब चलते हैं वापस हम राजनीति विज्ञान के अति लघुरात्मक प्रश्नों पर। देखिए आपको पता चल चुका है कि यहां पर अपन बात करते हैं, जैसे अति लघुरात्मक आपने हेडिंग डाल दी तो एग्जामिनर को ये पता चल चुका है, ब्लैक पेन से आपने लिख दिया, अंडरलाइन कर दिया बाकायदा, और आपने लिखना शुरू कर दिया। ताशकंद समझौते किन दो राष्ट्रों के मध्य हुआ? ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ। ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ। आप चाहे तो ये प्रश्न लिख सकते हो, चाहे तो मत लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये समय बचाएगा, आपको प्रश्न लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैंने आपको यहाँ पर दिया है, आपको प्रश्न लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद का मुख्य मुद्दा क्या रहा था? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद का मुख्य मुद्दा था जम्मू कश्मीर को लेकर। ठीक है, जम्मू कश्मीर को लेकर। इस प्रकार से आप अपने प्रश्नों को लिखने की आवश्यकता नहीं, आप तीसरा यहाँ पर आपने दिखा दिया, यहाँ पर ये शुरुआत बता दी आपने कि मैं अति लघुरात्मक स्टार्ट कर रहा हूँ, प्रश्न नंबर 3 है, और यहाँ पर इसमें सब टाइटल 1 दे दिया आपने। इस प्रकार से शुरुआत कर सकते हो। इसके अलावा सार्क में कितने सदस्यीय देश हैं? मैंने यहाँ पर ये इसलिए लिखा है कि जैसे आपको यहाँ पर समझ में आ सके कि हम किस सवाल की बात कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 3, सार्क में हम 8 सदस्य देश हैं, और भारत, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान। उसके बाद बात करते हैं प्रिय विद्यार्थियों, देखिए सुरक्षा का बुनियादी अर्थ लिखिए। सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है खतरे से आजादी। हम अर्धवार्षिक पेपर राज्य स्तरीय 2025 का हल कर रहे हैं, और उसी को पैटर्न मद्देनजर रखते हुए देखिए साथियों, हम लगातार इस पर प्रकार के वीडियो हमारी विद्यार्थियों के लिए बनाते रहते हैं। यदि इस चैनल पर पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक करना, जिससे आने वाला हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं विद्यार्थी हित में, आप उनको देख सकते हैं हमारे चैनल पर। आप प्ले लिस्ट में जाकर जो बहुत सारे ज्योग्राफी के हैं, हिस्ट्री हैं, पॉलिटिकल हैं, इसके बहुत सारे सब्जेक्ट के हमारे वीडियो उपलब्ध हैं। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं फिर विद्यार्थियों, जैसे अगला सवाल है 5वां, भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब पास किया गया? भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 में पास किया गया था। और भारत में नियोजन का उद्देश्य लिखें। देश में राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना। देखिए सवालों का पैटर्न देखना है आपको, किस प्रकार से आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, सिंडिकेट क्या है? तो कामराज, एस के पाटिल, निजमलंका जैसे नेताओं का प्रभावशाली समूह के सदस्य माने जाते हैं, उसको सिंडिकेट कहा जाता है। कांग्रेस के प्रभावशाली लोगों का जो समूह है उसको सिंडिकेट कहा जाता है। भारत में राजनीतिक दलों की मान्यता देने वाली संस्था का नाम लिखिए। भारत में राजनीतिक दलों की मान्यता देने वाली संस्था भारत निर्वाचन आयोग है। अब देखिए साथियों, ये खंड एज समाप्त हो चुका है। हमने इसको 2 लाइनें ब्लैक पेन से खींचकर इसको ब्लॉक को बंद कर दिया है, और अब हमारा खंड स्टार्ट होता है बे, और खंड बे को हमने देखिए अंडरलाइन कर दिया है। चाहे तो इसको आप पार्सल के रूप में ऐसे प्रकार से पैक कर सकते हो, और इस प्रकार से आगे शुरुआत कर सकते हो। लघुरात्मक प्रश्न और लघुरात्मक प्रश्न को आप इस तरह से अंडरलाइन करना है आपको दो लाइनों से, और इसमें यहाँ पर आप चाहें तो प्रश्न लिख सकते हो, प्रश्न नंबर 14, और चाहे तो मत लिखिए क्योंकि समय बचेगा आपका। ग्लोबल वार्मिंग, एग्जामिनर को यहाँ पर पता रहता है कि प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उनको एग्जामिनर को पूरा पूरा आप क्रमबद्ध रूप से लिख रहे हो, उसके लिए सुविधाजनक बना चुके हो अच्छे से। अब देखिए लघुरात्मक प्रश्नों का उत्तर लिखना है, तो आपको यहाँ पर लघुरात्मक जो प्रश्न है उनकी शब्दों की संख्या को ध्यान में नजर रखना है। ठीक है,
ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को स्पष्ट करें। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग से आशय है कि वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने से तापमान में वृद्धि है, इस समुद्र तल की ऊंचाई बढ़ने का खतरा है, और ऐसा होने से विश्व समुद्र तटीय इलाके जलमग्न हो सकते हैं। इसी समस्या के सबसे प्रभावकारी समाधान वैश्विक ताप वृद्धि को रोकना है। ठीक है, ये ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को बारे में बताया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हुई तो क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए तापमान में वृद्धि होगी, समुद्र तल की ऊंचाई बढ़ेगी, यहाँ पर ग्रीन अपन बात करते हैं, हमारे जो ग्लेशियर हैं वो पिघलेंगे, ग्लेशियर पिघलने से उनसे पानी आएगा, और पानी आने की वजह से यहाँ पर हमारे प्रभावशाली इलाका ताप। तो ये समस्या इस प्रकार से आपको रिप्रेजेंट करना है। अगला सवाल हमारा आता है पांचवा, निशस्त्रीकरण के मार्ग में आने वाली दो कठिनाइयों को लिखिए। निशस्त्रीकरण के मार्ग में आने वाली दो कठिनाइयां ये हैं, देखिए जो हमारी जो महाशक्तियां हैं वो अस्त्र और शस्त्रों के आधुनिकीकरण के प्रति उनका मोह विद्वान है। अभी भी हमारी जो शक्तियां हैं उनको अभी भी मोह विद्वान है कि वो, जैसे अमेरिका है, सोवियत संघ, रूस है, ये लगातार हमारी नई नई तकनीकों की खोज करती है और नई नई आधुनिक अस्त्र शस्त्रों का निर्माण कर रही है। इनको अभी भी इनका रुझान है। इसके अलावा महाशक्तियों में एक दूसरे के प्रति अभी भी अविश्वास की भावना अभी भी बनी हुई है, और इसी वजह से निशस्त्रीकरण के मार्ग में सबसे बड़ी समस्याएं दो आ रही हैं। अगला सवाल बहुत ही अच्छा, 6 नंबर, पंचशील के दो सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए। पंचशील के दो सिद्धांत लिखने हैं। तो यहाँ पर जितने सवाल पूछे गए हैं, जितना हमारे से पूछा गया उतना ही उत्तर देने का पूरा प्रयास किया गया है। एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना और अनाक्रमण। अगला सवाल यहाँ पर देखिए साथियों, क्षेत्रवाद से क्या अभिप्राय है। क्षेत्रवाद के अभिप्राय किसी भी देश में उस छोटे से छोटे क्षेत्र से हैं जो औद्योगिक और सामाजिक आर्थिक कारणों से अपने पृथक अस्तित्व के लिए जागृत हैं। क्षेत्रवाद एक केंद्रीकरण के विरुद्ध एक क्षेत्रीय इकाइयों को अधिक शक्ति और स्वायत्त प्रदान करने के पक्ष में है। अगला सवाल बहुत ही अच्छा, मार्शल योजना। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 8 नंबर सवाल, मार्शल योजना, इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है, उत्तर को इंडिकेट करना है। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए जबरदस्त सहायता की, इसे मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है, और ये योजना अमेरिकी विदेश मंत्री मार्शल के नाम से प्रसिद्ध हुई। अब बताइए, इस तरह के यदि आप प्रश्नों के उत्तर देंगे तो क्या आपका एग्जामिनर प्रश्नों के आपके नंबर काट सकता है? नहीं काट सकता साथियों। इस तरह से आपने स्पष्ट रूप से, आपने बीच में एक लाइन छोड़ दी, आगे पीछे दोनों साइड में लाइन छोड़ दी, स्पष्ट रूप से लिख रहे हो और रिप्रेजेंट आप अच्छी तरह से कर रहे हो, तो आपको माई का लाल कोई भी अपन बात करते हैं मेरिट में आने से नहीं रोक सकता है। ठीक है, हम बात करते हैं, देखिए साथियों, आपको बहुत आगे ले जा सकता है, इस तरह की लिखने की रणनीति आपको टॉपर बना सकती है, आपकी एक नई खूबी आपके अंदर विकसित हो सकती है। तो प्रश्न पत्र 9, बॉम्बे प्लान से आप क्या समझते हैं। बॉम्बे प्लान 1944 में भारतीय उद्योगपतियों का एक समूह बॉम्बे में एकत्रित हुआ था, और इस बैठक में इन उद्योगपतियों ने नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया था। इसी को बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। अगली बात करते हैं साथियों, देखिए अगला प्रश्न पत्र 10, राजनीतिक दल बदल विरोधी का क्या अर्थ है। जब कोई जनप्रतिनिधि किसी विशेष राजनीतिक पार्टी का चुनाव चिन्ह लेकर चुनाव लड़े और वो चुनाव जीत जाए और अपने स्वार्थ के लिए या किसी अन्य कारण से मूल दल को छोड़कर किसी अन्य दल में शामिल हो जाए, उसे दल बदल कहते हैं। बहुत ही अच्छा तरह से दल बदल कहते हैं। मैं आपको यहाँ पर रीडिंग करके ही बता रहा हूं, क्योंकि वीडियो क्लास काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए। भारत में गठबंधन सरकार की आवश्यकता क्यों पड़ी, समझाइए। भारत में बहु पार्टी प्रणाली थी, जहां अनेक राष्ट्रीय, राज्य और क्षेत्रीय दल सक्रिय हैं, और विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों के विभिन्न पार्टी के नेतृत्व, विचारधारा और मुद्दे होते हैं। ठीक है, तो गठबंधन सरकार की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसको बारे में हम बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं अगला सवाल, देखिए ओजोन परत में छेद होने के पारिस्थितिक तंत्र में क्या प्रभाव पड़ा। यहाँ पर देखिए पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर पहुंचेगी, जिसके कारण खतरनाक और जानलेवा बीमारियां उत्पन्न होगी, साथ में वैश्विक ताप वृद्धि बढ़ेगी। और इस प्रकार से हमारे लघुरात्मक प्रश्न समाप्त हुए। अब हमारे आते हैं खंड से। देखिए बाकायदा स्पष्ट लिखा हुआ है खंड से, और यहाँ से एग्जामिनर के दिमाग में ये पड़ चुका है कि अब खंड से यहाँ से स्टार्ट हो चुका साथियों। तो यहाँ पर खंड से आप इस प्रकार से आपको लिखना है, तो इससे एग्जामिनर को क्या पता चल जाएगा कि विद्यार्थी यहाँ से खंड से स्टार्ट कर चुका है, और उसकी साइकोलॉजी बन जाएगी कि अब हमारे जो पेपर था, जैसे बात करते हैं यहाँ पर हमारे
कि यहाँ पर अब विद्यार्थियों का जो पेपर है वो खंड से शुरू हो चुका है। इसका मतलब प्रश्नों की संख्या, शब्दों की संख्या हो गई 100 और प्रश्न का उत्तर 3 नंबर देने हैं विद्यार्थी को। इस प्रकार की साइकोलॉजी उसके अंदर एग्जामिनर के अंदर दिमाग में अंदर सेट करनी है। तो यहाँ पर 3 नंबर ये 100 हो गया और 100 शब्दों के यहाँ पर शुरू हो रहे हैं। तो यहाँ पर जिसे विद्यार्थी के आपको टैग करना है कि कितने शब्दों में हमारे लाइन में 100 शब्द हो सकते हैं। अब बात करते हैं, जैसे बात करते हैं उत्तर, आसियान की सुरक्षा की 3 विशेषता बताइए। आसियान संघ की 3 विशेषता बताइए। तो आसियान सुरक्षा समुदाय क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक ले जाने की सहमति पर आधारित है। ठीक है। इसके अलावा अपन बात करते हैं आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य आसियान देशों को साझा बाजार और या उत्पाद आधार पर तैयार करना है। इसके अलावा अपन बात करते हैं आसियान सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय संबंधित देशों में शैक्षणिक विकास और समाज और कल्याण, जनसंख्या नियंत्रण और पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देना है। और इस प्रकार से आपने प्रश्न का उत्तर दिया तो क्या एग्जामिनर आपको 3 नंबर देने से रोक सकता है? नहीं, 3 में से 3 आपको नंबर मिलेंगे। अगला सवाल इसी प्रकार से, आपको प्रश्न लिखने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न इस प्रकार से, प्रश्न नंबर स्पष्ट रूप से लिखना है। प्रश्न 14 आप चाहे डेस लगाइए और यहाँ पर सीधा उत्तर लिख सकते हैं, उत्तर। ठीक है। और उत्तर यहाँ पर शुरुआत कर सकते हैं, सुरक्षा परिषद के संगठन में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सुरक्षा परिषद में संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका के समान है और इसके 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस। इसके अलावा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं और उनको 2 वर्ष के लिए महासभा द्वारा चुना जाता है। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों को निषेधाधिकार प्राप्त है। ये इस प्रकार से आपको रिप्रेजेंट करना है। अगला सवाल बात करते हैं साथियों, जैसे प्रश्न नंबर 15, भारत में लोकतंत्र स्थापित करने में आने वाली चुनौतियों को समझाइए। ये बहुत ही, तो इस प्रकार से आपको सवाल को करना है और यहाँ पर देखिए, भारत में लोकतंत्र में स्थापित करने वाली आने वाली चुनौतियों निम्न कारणों से थी। अब यहाँ पर देखिए, आपने 100 शब्दों को दे रहे हो तो अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपको पता चल रहा है कि मेरे 100 शब्द यहाँ पर काउंट हो रहे हैं। तो विभिन्न धार्मिक राजनीतिक समूह में एकता स्थापित करना और भारतीय नेताओं में समक्ष लोकतंत्र स्थापित करना, विभिन्न धार्मिक और राजनीतिक समूह में पारस्परिक एकता की भावना को विकसित करने की चुनौती थी। दूसरा पॉइंट नंबर, निष्पक्ष चुनाव की व्यवस्था करना, भारत में विस्तृत आकार को देखते हुए निष्पक्ष चुनाव कराने की व्यवस्था करना ही एक गंभीर चुनौती थी। चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना, मताधिकार प्राप्त वयस्क व्यक्तियों की सूची बनाना भी आवश्यक था। मतदाताओं में केवल 15% ही साक्षर थे और 1952 के चुनाव में 50% मतदाताओं ने मत डाला और चुनाव निष्पक्ष हुए और इस प्रकार से भारत लोकतंत्र स्थापित करने में क्या रहा? सफल रहा। अब बात करते हैं कि भारतीय, अगला सवाल हमारे सामने आता है प्रश्न नंबर 16 और ये हमारे दीर्घ लघुरात्मक प्रश्न आ रहे हैं। यहाँ पर भारतीय लोकतंत्र में आपातकाल के कोई 4 दुष्प्रभाव बताइए। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल यहाँ पर पूछा गया है और इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है। यहाँ पर देखिए, भारतीय लोकतंत्र को आपातकाल के निम्नलिखित दुष्प्रभाव पड़े जिनके कारण हमारे आपातकाल की आलोचना करते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया कि लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली का उप होना, यहाँ पर इसको ब्लैक पेन से आप प्रयोग कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर ब्लू पेन का प्रयोग करना है। आपातकाल में लोगों को सार्वजनिक तौर पर सरकार के विरोध करने की लोकतांत्रिक प्रणाली को ठप कर दिया था। अगला आप यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 लिख दिया और यहाँ पर देखिए, निवारक नजरबंदी कानून का दुरुपयोग, इसको आप ब्लैक पेन का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आप ब्लू पेन का प्रयोग करते हुए लिखना है, आपातकाल की निवारक नजरबंदी कानून का दुरुपयोग करते हुए लगभग 1,11,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन्हें अपनी गिरफ्तारी से चुनौती का अधिकार भी नहीं दिया गया। इसी प्रकार से अपन बात करते हैं अगला पेपर थर्ड, प्रेस पर नियंत्रण। प्रेस पर नियंत्रण, आपातकाल के दौरान सरकार ने प्रेस की आजादी पर एक रोक लगा दी थी। ठीक है। अगला सवाल है, अपन बात करते हैं पैटर्न 4, संविधान का 42वां संविधान संशोधन। इसको आप ब्लैक पेन से लिख सकते हैं। आपातकाल के दौरान संविधान का 42वां संविधान संशोधन पारित हुआ जिसके जरिए संविधान के अनेक हिस्सों में बदलाव किए गए। इस प्रकार से आपने लिख दिए। अब बात करते हैं, अगला हमारा खंड शुरू होता है खंड दे। ये इसको आप स्पष्ट रूप से हाईलाइट कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। एग्जामिनर के दिमाग में बन चुका है कि अब निबंधात्मक प्रश्न शुरू हो चुके हैं और एग्जामिनर अब आपको अधिकतम अंक देने के लिए तैयार हो चुका है। निबंधात्मक प्रश्नों की देखिए, यहाँ पर अपन बात करते हैं तो यहाँ पर ये निबंधात्मक प्रश्न और उत्तर शब्द सीमा हो चुकी है 250, दिमाग में बच चुकी है और प्रश्नों के नंबर हो चुके हैं 4 नंबर का यहाँ पर प्रश्न है। ठीक है।
4 नंबर का यहाँ पर प्रश्न है और इस प्रकार से अपन शुरू कर चुके हैं। तो पहला सवाल यहाँ पर निबंधात्मक और इसमें हमने उत्तर दिया 17। यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, मैं आपको यहाँ पर सारे प्रश्नों के उत्तर दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि विद्यार्थियों के हित में सारे प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। लेकिन आपको यहाँ पर 2 ही ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल करने हैं जो आपको देने का पूरा प्रयास है। भारत में वैश्वीकरण को समझाइए और वैश्वीकरण को भारत में सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव समझाइए। अब यहाँ पर देखिए, भारत में वैश्वीकरण को सकारात्मक प्रभाव, वैश्वीकरण को अपनाने से भारत में सकल घरेलू उत्पाद दर और विकास दर में तेजी से वृद्धि हुई। आपको जिस प्रकार से पैटर्न होता सवाल का उसी प्रकार से समझाते हैं तो एग्जामिनर पर काफी प्रभाव पड़ता है, पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। अगला पॉइंट दिया आपने, उदारीकरण के बाद जीडीपी विकास में जो उछाल आया उसे भारत में वैश्विक स्थिति में क्या हुआ, सुधार ला दिया। पॉइंट नंबर 3 लिखा आपने, वैश्वीकरण का प्रभाव सुन भारत में गरीबी और जीवन यापन कर रहे हैं लोगों को अनुपात में धीरे धीरे घट रहा है। अब आपने लिखा भारत में वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव, वैश्वीकरण के कारण कृषि कृषि की सब्सिडी को कम किए जाने से अनाज की कीमतों में वृद्धि हुई और कृषि क्षेत्र में आधिकारिक संरचना में कमी आई। आपको क्या लिखना है, ये जो भारत में वैश्वीकरण में नकारात्मक प्रभाव लिखा हुआ है इसको ब्लैक पेन से प्रयोग करना है, जिससे ये पता चल सके कि यहाँ से हमने नकारात्मक पॉइंट लिखे और उससे पहले हमने सकारात्मक पॉइंट लिखे। ठीक है, वैश्वीकरण प्रभावपूर्ण बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारतीय बाजार को धीरे धीरे हड़प रही है। इसके बाद हमने अपनी विदेश विनिवेश नीति के तहत सार्वजनिक उपक्रमों को बेचने से सरकार को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा था। प्रश्न नंबर 18 लिखा हमने, प्रश्न लिया और शॉक थेरेपी का अर्थ बताते हुए इसके कारणों की विवेचना कीजिए। शॉक थेरेपी का आशय है, शॉक थेरेपी का आशय है कि धीरे धीरे परिवर्तन न करके एकदम आमचूर परिवर्तन करने का लादना या रूसी गणराज्य में इसके तहत तुरंत में किसी निजी स्वामित्व या मुक्त व्यापार, वित्तीय खुलापन या मुद्रा परिवर्तन पर बल देना। ठीक है, शॉक थेरेपी के परिणाम, 1990 में अपनाई गई शॉक थेरेपी निम्नलिखित परिणाम निकले। अर्थव्यवस्था का तहस नहस हो गया और शॉक थेरेपी से सोवियत संघ के पूरे के क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। लगभग 90% उद्योगों को निजी हाथों में कंपनियों को बेचा गया था। ये कदम सभी उद्योगों को मिटियामेट करने वाला साबित हुआ। पॉइंट नंबर 2 हमने दिया कि रूसी मुद्रा में गिरावट आई और ये जो लिखा रूसी मुद्रा में गिरावट आई इसको आप ब्लैक पेन से प्रयोग कर सकते हैं। शॉक थेरेपी के कारण यहाँ पर रूबल को भारी गिरावट का सामना करना पड़ा और इस गिरावट के कारण मुद्रास्फीति इतनी ज्यादा बढ़ गई कि लोगों ने जो पूंजी जमा कर रखी थी वह धीरे धीरे समाप्त हो गई और लोग कंगाल हो गए। अगला इस प्रकार से अगला पॉइंट लिख सकते हैं, खाद्यान्न सुरक्षा की समाप्ति। शॉक थेरेपी के परिणाम स्वरूप सामूहिक खेती प्रणाली समाप्त हो चुकी थी। अब लोगों को खाद्यान्न सुरक्षा की व्यवस्था की भी समाप्त हो गई थी। पॉइंट नंबर अगला लिखे आपने कि समाज कल्याण को समाजवादी व्यवस्था का खात्मा। शॉक थेरेपी के परिणाम स्वरूप रूस या अन्य राज्यों में गरीबी का दौर बढ़ता ही चला गया था और वहां पर अमीरी और गरीबी के बीच विभाजन रेखा बढ़ती चली गई थी। अगला पॉइंट नंबर 5 लिखा, लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण को प्राथमिकता नहीं। शॉक थेरेपी के अंतर्गत लोकतांत्रिक संस्थाओं का निर्माण हड़बड़ी में किया गया और फलस्वरूप संसद में अपेक्षाकृत कमजोर संस्था रह गई थी। अगला सवाल है हमारा प्रश्न नंबर 19, वैश्वीकरण का अर्थ बताते हुए इसके कारणों की विवेचना कीजिए। वैश्वीकरण विचार, पूंजी, वस्तु और लोगों की वैश्विक आवाजाही से जुड़ी है वह परिघटना है जिसमें इन प्रभावों को धरातल पर संपूर्ण विश्व पर और इन प्रवाहों का गति, तीव्र और निरंतरता के लिए हुई है जो अंततः विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव पैदा कर रही हैं। और यहाँ पर देखिए ग्रायबर्टी के शब्दों में वैश्वीकरण प्रक्रिया केवल विश्व व्यापार की खुली व्यवस्था और संचार में आधुनिक तरीकों की विकास और वित्तीय बाजार में अंतर्राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बढ़ते महत्व और जनसंख्या के देशांतरण गमन और विशेषतः लोगों की वस्तुओं और पूंजी और विचारों के गतिरोध होने के कारण गतिशील से संबंधित नहीं है, बल्कि यहाँ पर संक्रामक रोगों और प्रदूषण का प्रसार भी इसमें शामिल है। इसके बाद लिखा कि वैश्वीकरण के कारण, वैश्वीकरण किस कारण से, तो वैश्वीकरण के कारण प्रमुख कारण निम्नलिखित है। इसको आपने क्या किया, ब्लैक पेन का प्रयोग किया जिससे एग्जामिनर को यहाँ पर पता चला कि आप कारण स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से प्रौद्योगिकी हुई प्रगति के कारण भी विचार और पूंजी में और वस्तुओं और लोगों की विश्व में विभिन्न भागों में आवाजाही बढ़ी और आसानी हुई। इसके अलावा पॉइंट नंबर 2 लिखा, विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव हुआ और विश्वव्यापी प्रभावों के निरंतर से लोगों में विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव पैदा हुआ और इसे जुड़ाव में वैश्वीकरण की प्रक्रिया को तीव्र कर दिया।
अब अगला सवाल हमारा हुआ प्रश्न नंबर 20, जिसमें हमने लिखा सोवियत संघ के विघटन के कारणों को स्पष्ट कीजिए। सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं की अंदरूनी कमजोरी और सोवियत संघ की राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं की अंदरूनी कमजोरी के कारण लोगों की आकांक्षाओं को पूरा पूरा नहीं कर सकी और कई सालों तक उसकी अर्थव्यवस्था गतिरोध रही और इसी उपभोक्ताओं वस्तुओं की बड़ी कमी हो गई थी। देखिए यहाँ पर सोवियत संघ के विघटन के कारणों की स्पष्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने लिखा कि लोगों में अपने पिछड़ेपन की पहचान होना। जब पश्चिमी देशों की प्रगति और अपने पिछड़ेपन के बारे में सोवियत संघ के आम नागरिकों को जानकारी बढ़ी, तो इससे सोवियत संघ के लोगों को राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक रूप से क्या लगा, धक्का लगा। पॉइंट नंबर 3 लिखा हमने, प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से गतिरोधता। सोवियत संघ की प्रशासनिक और गतिरोधता पार्टी में जनता के प्रति जवाबदेह न रह जाना और भारी भ्रष्टाचार शासन से ज्यादा खुलापन लाने की अनिच्छा और सत्ता का केंद्रीकृत रूप आदि के कारण सरकार में जनाधार खिसकता चला गया। पॉइंट नंबर 4 लिखा हमने कि गोरबाचोव के समर्थन की समाप्ति। ये यहाँ पर देखिए, ये जो पॉइंट है ये आपको ब्लैक पेन का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। जनता का एक तबका सुधारों की धीमी गति के कारण गोरबाचोव से नाराज हो गया और सुविधा भोगी वर्ग उसके सुधारों के तीव्र गति से नाराज हो गया और इस प्रकार से सुधारों के कारण गोरबाचोव का समर्थन चारों तरफ से समाप्त हो गया। अगला पॉइंट नंबर लिखा हमने, राष्ट्रवादी भावना और संप्रभुता का ज्वार। बाल्टिक गणराज्य, यूक्रेन, जॉर्जिया जैसे गणराज्यों में राष्ट्रीयता और संप्रभुता के भावों का उभार हुआ और सोवियत संघ के विघटन का अंतिम और तत्कालीन कारण सिद्ध हुआ। तो इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थी, यहाँ पर आपको प्रश्न पत्रों को हल करने का पूरा प्रयास करना है और इस प्रकार से यदि आप प्रश्न को हल करते हैं तो मैं ये मानता हूं कि आपकी स्मार्ट स्टडी और स्मार्ट तरीके से हल करते हैं तो आपके नंबरों को अधिकतम से अधिकतम प्राप्त करने का मौका मिलता है और आपको एग्जामिनर से आप ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं। देखिए एग्जामिनर क्या करता है कि आप यदि अपनी लेखन की शैली होती है और आपने जो प्रश्नोत्तरी आप रिपीट कर रहे हैं या अपन बात करते हैं प्रश्नों को उत्तर देने की जो शैली होती है उसके माध्यम से एग्जामिनर के अंक से या अपन पेन से ज्यादा अंक निकाल सकते हैं यदि उनको प्रभावित करके कैसे अपने शब्दों की शैली इस प्रकार से रिप्रेजेंट करिए जिससे ज्यादा से ज्यादा एग्जामिनर आपको नंबर दे सके, प्रभावित हो सके कि ये विद्यार्थी बहुत ही मेहनती है, बहुत ही अच्छी तरह से रिप्रेजेंट किया है, इसने बहुत अच्छे तरीके से लिखने का पूरा प्रयास किया और इस प्रकार से आपको प्रश्नों के उत्तर देने के से आपको बहुत ज्यादा और आप मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। जो भी इस विद्यार्थी ने इस वीडियो को अंतिम रूप से देखा है, मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं रहेगी कि वो विद्यार्थी वास्तव रूप से सफल होगा, अधिकतम अंक प्राप्त करेगा। और ध्यान रखना, प्रत्येक प्रश्न को कम से कम 2 बार पढ़ने की आदत जरूर डालना, क्योंकि हम कई बार पूरा ग्रह से ग्रसित होते हैं प्रिय विद्यार्थियों। ये मेरी एक आदत है, मैं आपको बार बार बोलता हूं कि किसी भी प्रश्न को हमेशा हल करने से पहले 2 बार, एक बार पढ़े हैं। 2 बार पढ़ने से क्या होता है कि हम उस प्रश्नों का उत्तर हमारे दिमाग के अंदर सही व्यू रचना बना सकते हैं, सही तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी मायने रखता है। चलिए साथियों, बात करते हैं और बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यदि इस चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर ऑल पे क्लिक करना और आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, क्योंकि हो सकता है आपका शेयर किसी की जिंदगी में रोशनी भर सकता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अपने किसी भी दोस्त को मदद कीजिए, क्योंकि कहते हैं कि मदद की जो चीज होती है वो हमेशा लौट कर वापस आती हैं, अच्छे के रूप में आती हैं। यदि आपने अच्छे के रूप में किया है तो अच्छे के रूप में जरूर आपको मिलेगी। तो मेरी ओर से शुभकामनाएं हैं, आप अपने मित्रों को, दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।